हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घटना चक्र से यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए पीटी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करना है। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से मैथ के जो 20 क्वेश्चन हैं उनका सिर्फ आंसर देखेंगे, सॉल्यूशन हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन ये है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी। तो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना जो की गई थी वह 1919 में की गई थी। ये 1915 में भारत वापस आते हैं और 1919 में इनका सत्याग्रह के पहली स्थापना ये करते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी। तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वह कलिंजर दुर्ग में युद्ध करते समय हुई थी। उसमें एक अस्त्र चला रहा था और जिससे ये गोला निकल करके किले की ऊपरी दीवार से टकरा करके वापस इन्हीं का जो आयुध भंडार था उसमें जाके गिर जाता है और वहाँ पे आग लग जाती है और कई गोले इधर उधर ब्लास्ट होने लगते हैं। उसी में से एक गोला इनको भी लगता है, ये काफ़ी हद तक जल गया होता है और वहीं पर ये मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था वह क्या था, कल्याणी के चालुक्य थे, कांची के पल्लव थे, तमिलनाडु के चोल थे या वातापी के चालुक्य थे। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है वह है क्या, वातापी के चालुक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है और ये कब पढ़ा है, 1837 ईस्वी में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो वह कौन था, तो वह थी लोपामुद्रा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, राणा सांगा को। ठीक है, और यही राणा सांगा था जिसने बाबर को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ इनवाइट करता है, बुलाता है, यही बुलाता है राणा सांगा। और यही राणा सांगा अगले साल युद्ध करते हुए मारा जाता है। नौजवान सभा किसने स्थापित की थी। नौजवान सभा जो है ये सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था, भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तात्या टोपे ने लिया था, लक्ष्मीबाई ने लिया था, नाना साहब ने लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान उस समय नहीं था, इसके पहले ही वो मर गया है, टीपू सुल्तान नहीं लिया था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कहाँ पर, तो लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ था, लखनऊ पैक्ट इसी को कहा जाता है। और वहीं पे ये लोग कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग एक साथ सम्मिलित होते हैं, लखनऊ पैक्ट कहते हैं, लखनऊ में हुआ था ये। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था। अंतिम भारतीय वायसराय पूछ रहा है, तो इसका अंतिम भारतीय वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन था। लेकिन अगर ये भारतीय वायसराय पूछ ले अंतिम भारतीय, तब हो जाएंगे राजगोपालाचारी। आइए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम कौन करता है, स्वेज नहर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 में है ये, इसको मिलाना है कूट को, और कूट को मिलाने के बाद हमको आंसर देना होगा। कह रहा है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, आटाकामा कहाँ है और थार कहाँ है, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है। तो इसके लिए हम लोग जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो ए होगा, कालाहारी जो है ये अफ्रीका में है, कालाहारी जो है ये अफ्रीका में है। ठीक है, और बी में आटाकामा जो है, आटाकामा ये दक्षिण अमेरिका में है। और जो थार है ये कहाँ है, थार एशिया का सबसे बड़ा है। और ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया का है। यानी जो हमारा आंसर बनेगा 3, 1, 4, 2। ठीक है, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर डी। फिर देखेंगे हम लोग किसमें, क्वेश्चन नंबर 14 में ये है कि वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो वायु में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह पाया जाता है नाइट्रोजन, ये पाया जाता है 78%, और ऑक्सीजन जो होता है ये 21% होता है। तो वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह कौन है? वह अरावली है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कृषि आय पर लगाया जा सकता है, भारत में कृषि आय पर आयकर लगाया जा सकता है कब? तो उसका आंसर जो होगा राज्य सरकारों के द्वारा। जो एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगेगा वह किसके द्वारा लगेगा? वह राज्य सरकार के द्वारा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? तो नई आर्थिक नीति जो है उदारीकरण से संबंधित है, निजीकरण से संबंधित है और विश्वव्यापीकरण से संबंधित है। यानी ये चार के चारों ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? तो जो उद्योग हुए थे वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए थे। पहले में हमने कृषि पे ध्यान दिया था और दूसरे में भारी उद्योगों पे। क्वेश्चन नंबर 20, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीबीएस में सी का जो पूर्ण रूप होता है उसको क्या कहते हैं? कोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? 3 लेयर वाला प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? बलवंत राय मेहता ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। जो मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है उसकी जो पीठ है कहाँ पे है? वह जबलपुर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में महाराष्ट्र में खाली जगह संसदीय सीटें, राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र पूछ रहा है। तो संसदीय यानी राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 23 में है। बी, एमपी में कितनी, महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो जो संपत्ति का अधिकार है ये कब हटा दिया गया था? 1978 में हटाया गया था। और ये था क्या? ये 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 8। 25 में हो गया 1। 26 में तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के जो टिमटिमाने का जो कारण है वह क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं और टेम्परेचर के कारण ये चमकते हैं। अगर चमक पूछे कि चमकते क्यों हैं तो ताप के कारण, वह ताप ही बताता है कि कितना ज़्यादा ये चमकेंगे। 27, पीतल मिश्र धातु के रूप मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो पीतल में क्या क्या पाया जाता है? पीतल में पाया जाता है तांबा और जस्ता। जैसे इसका एक ट्रिक है पिताजी, पिताजी है ना। पी फॉर पीतल और ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जस्ता। तो पीतल जो होता है तांबा और जस्ते से मिलके बना है। फिर देखिए पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पीवीसी किससे प्राप्त किया जाता है? विनाइल क्लोराइड से। विनाइल क्लोराइड का जो पॉलीमर होता है वह क्या होता है? पीवीसी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में सूची है, इसको मिलाना है। विटामिन B1, विटामिन B2, B6 और B12, इसमें इनका नाम बताना है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में जो होगा क्या होगा? पहले में जो विटामिन B1 होता है उसका नाम होता है थायमीन। ठीक है। ठीक, B1 का नाम क्या होता है? थायमीन। B1 का नाम क्या होता है? थायमीन। और उसके बाद B2 का नाम क्या होता है? B2 का नाम होता है रिबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और उसके बाद B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है ना। और B12 का नाम होता है साइनोकोबैलामिन। B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बनेगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 में है ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? यानी ईसीजी जो हम लोग कराते हैं वह किसके लिए कराते हैं? तो ईसीजी कराया जाता है किसके लिए? हृदय के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 हो तो छठी संख्या का मान कितना है? ठीक है ना। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा? बी 102।
क्वेश्चन नंबर 32, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुणा का योग 11/2 है, वह भिन्न क्या है? तो यह भिन्न होगी 7/2। कई लड़कों के अकाल निधि के लिए 12,544 रुपये जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी थी? तो ये सीधा सीधा होता है, इसका आप अंडर रूट ले लीजिए और आंसर आ जाएगा, यानी 112। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% वृद्धि होती है तो बी की आय में 40% वृद्धि होती है। तो ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा वह क्या आएगा? 31.25। ठीक। एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी बैठे हैं। अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? तो ये कितना होगा? यह होगा 23 साल। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। दैवज्ञ क्या अर्थ है? दैवज्ञ का आपको अर्थ बताना है। तो दैवज्ञ का जो अर्थ होता है वह होता है ज्योतिषी। दैवज्ञ का मतलब होता है ज्योतिषी। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो 37 में बोलगा से गंगा, ये राहुल संकृत्यानंद का है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद का है। और दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, ये इनका नहीं है और यही आपके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 38 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये आशीर्वाद है। ठीक है ना। इसमें बड़ा एक मात्रा होगा और जो उड़ने वाला र होगा वह पर होगा। वह की मात्रा जो है आ उस पे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 39 में संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म, ये हो जाएगा पुनर्जन्म। श्री गणेश शब्द का विलोम। श्री गणेश का तो मतलब होता है शुरू करना और इति श्री का मतलब होता है समाप्त कर देना। आइए, ये एक पैसेज है, इसको पढ़ेंगे और इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में जो हमारा ऑप्शन बनेगा, 41 में बी, ठीक है, और 42 में क्या बनेगा? ए। 43 में आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 44 में देखिए, 44 में क्या हो जाएगा? 44 में भी बी हो जाएगा और 45 में क्या होगा? 45 में डी होगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? एक क्रम में इनको बैठाना है और वह क्रम क्या होगा? वह क्रम होगा, देखिए, पृथ्वी का है, शुक्र का, बुध का, बृहस्पति का, मंगल का। तो होता क्या है, ये इसमें क्रम तो सीधा सीधा है, पहले बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा और फिर बृहस्पति होगा। ठीक है, यानी जिस सीक्वेंस में हम लोग सूरज से दूर होने की दृष्टि में देखते हैं ना, पढ़ते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसी तरह से ये सीक्वेंस आपको बना देना है। RNOWQ और C एक गोलाकार मेज पर इर्द गिर्द बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे। RW के दाईं ओर है जो O के सामने है, ON के बाईं ओर बैठा है, CW के बगल में नहीं है, तो Q के बाईं ओर कौन सा बैठा है? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा? 47 में जो आंसर आएगा वह आएगा बी, W। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से विकल्पों में से जो विषम है उसको छांटना है। तो 48 में IKM जो है ये विषम है। फिर देखिए, ये कथन है कि पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? वनस्पति विज्ञान में हमें मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है और दूसरा, वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में हमारी मदद करता है। तो इसमें तो कोई भी नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, न तो एक न तो दो, यानी ऑप्शन नंबर सी निकल रहा है, क्योंकि कह रहा है कि पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और आप पहले में क्या कह रहा है निष्कर्ष में? वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार, तो वनस्पति विज्ञान तो पौधों को समझा रहा है, मानव व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। और दूसरे में कह रहा है वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में, तो ये भी पशु की कोई बात नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न तो एक न तो दो।
क्वेश्चन नंबर 50, कथन ये है कुछ पौधे सब्जी हैं और सभी सब्जियां विटामिन हैं। फिर इससे आपको निष्कर्ष क्या निकालना है, कुछ विटामिन पौधे होते हैं, कुछ विटामिन सब्जियां हैं और कोई भी विटामिन पौधा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न तो एक न तो दो अनुसरण करता है। ठीक है, इसमें भी आपका बी ही सही होगा। आइए क्वेश्चन 51, हाँ इसमें हमको ये सूची दे दिया है और इस सूची को मिलान करना है। सूची में आपको दे क्या दिया है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि अभी बनाए गए हैं आपके शिक्षा मंत्री। ठीक है, ये लेटेस्ट न्यूज़ दे दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, वह शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और अगर देखें तो ये पहला ही है जिसमें पहले वाले में दो, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मौजूद है, एक में। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक। ठीक है ना, यानी जो अश्विनी वैष्णव हैं वो कौन हैं, रेल मंत्री हैं। किरण रिजिजू जो हैं ये कानून और न्याय मंत्री बनाए गए हैं और ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 52 में है मार्च 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनिक्स स्विस ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो 52 में ये किसने जीता है, कैरोलिना मॉरिन ने। 53 देखिए, अप्रैल 2021 में कौन सा भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम का सदस्य बन गया है। तो यह कौन सा बैंक बन गया है, यह बन गया है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, फिर देखिए जून 2021 में G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये कहाँ आयोजित किया गया, कार्बिस बे कार्निवाल में। जून 2021 के में सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बल्ट्समैन स्टिफ द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 में भारत किस स्थान पे है। तो भारत किस स्थान पे है, तो भारत है 120वें स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 56, डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है यह कोसी नदी पे किया जा रहा है। मई 2021 में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया जा रहा है, डॉक्टर जेन गुडाल को। क्वेश्चन नंबर 58, जून 2021 में किस वैश्विक संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने हेतु आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो आई फैमिलिया किसने लॉन्च किया है, 58 में डी इंटरपोल ने। क्वेश्चन नंबर 59, मुलाग मेडल पाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर कौन है। तो यह विश्व के जो पहले क्रिकेटर हैं वो कौन है, अजिंक्य रहाणे। क्वेश्चन नंबर 60, जनवरी 2021 में किस मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार का निधन हो गया जिन्हें संगीत के क्षेत्र में जूनियर तानसेन के नाम से बुलाया जाता है। तो जिन्हें जूनियर तानसेन के नाम से बुलाया जाता था उनका नाम क्या था, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जिनका जनवरी 2021 में निधन हो गया और इनको क्या बुलाया जाता था, जूनियर तानसेन के नाम से बुलाया जाता था। और तानसेन पुरस्कार कौन सा स्टेट देता है, यह देता कौन है, MP देता है। ठीक है, MP। आइए क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे भी मिलान करना है कि कहाँ की मुद्रा क्या है। तो देखिए बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह है टका। ठीक है ना, तो पहले में जो होगा वह सी होगा सही। ठीक है, पहले में जो होगा क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए बांग्लादेश की मुद्रा जो है क्या है, वह टका। ठीक, और उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 61, दूसरे में क्या होगा, वह होगा म्यांमार की जो मुद्रा है वह है क्यात। ठीक है ना, और तीसरा देखेंगे मालदीव की जो मुद्रा है वह है मालदीव की जो मुद्रा है वह है रूफिया और भूटान की जो मुद्रा है न्यूग्युत्रम। ठीक है ना, तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह क्या सही होगा, वह सी होगा, डी होगा, CDBA, यानी ऑप्शन नंबर CDBA, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 61 में हो गया सी। 62 में कह रहा है किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है ना। गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक किस भारतीय राज्य में है, तो ये 62 में हो जाएगा असम। अच्छा, असम में जो गमछा है यह एक
सांस्कृतिक प्रतीक के जैसे यूज होता है। वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने कौन सी किताब लिखी है? वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65, कलिंग पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह किया जाता है यूनेस्को को द्वारा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66, 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो जो हम 8 मई मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। और 67 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है नागपुर को। क्वेश्चन नंबर 68, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो यक्षगान जो संबंधित है यह कर्नाटक से संबंधित है। और गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो गुदई महाराज जो बजाते थे उसका नाम था तबला। क्वेश्चन नंबर 70, भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। फिर देखिए ये पैसेज है, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब वह वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपयोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति हानि पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभावमय रहता है। उसके लिए जो वह है भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख, और अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, दुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। तो हम लोग देखेंगे इस पैसेज से क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे पूछा गया मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है? क्योंकि जितना है उतने से मनुष्य प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 72, गद्यांश का सही शीर्षक बताइए। तो इसका सबसे सही शीर्षक होगा लोभ और असंतोष। क्वेश्चन नंबर 73, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? 73 में असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? तो अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। 74 में गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अभावग्रस्त नहीं आया है, अभावमय आया है, सात्विक आया है और अंतःकरण आया है। सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? 75 में सात्विक जीवन का अंग कहा गया है अंग संतोष को। फिर ये एक अलग पैसेज, स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म और मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय हैं। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भलीभांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। क्वेश्चन 76 में आपसे पूछा जा रहा है कि विचारों की एक विशेषता यह है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, सुकरात को अपना काम न करने दिया जाए तो अनुभव करता है कि, इसके लिए आपका क्या ऑप्शन सही होगा? उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? अच्छे जीवन के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? तो भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं? तो रचनात्मक कार्य करने वालों को। क्वेश्चन नंबर 80, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 80 में एक ग्रंथ से। ठीक है, आइए ये ग्राफ है, इसको बनाइएगा और इसको वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं आंसर बता रहा हूँ, आप आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व कितने प्रतिशत में कम हुआ? तो ये कितना कम हुआ है? 44। ठीक है, 83 में क्या हो रहा है? 83 में पूछ रहा है कि वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत था? तो ये था 61.53। वर्ष 2013-14 तथा 2015 का कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है? तो ये है 54.09%। 85, वर्ष 2015 और वर्ष 2016 का कुल राजस्व वर्ष 2012 और 13 के कुल राजस्व से कितना अधिक है? करोड़ रुपए में बताना है, तो यह है 160 करोड़। फिर ये दंड आरेख है, इसको बनाइए और ऑप्शन में आपको सही बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। 86 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बीच का अंतर किस शैक्षणिक वर्ष में सबसे अधिक पूछा जा रहा है? तो यह सबसे अधिक कब है? 2016-17 में। 5 शैक्षणिक वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत क्या है? तो 87 में क्या होगा? ए 50। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88, पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की कुल संख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई? तो यह सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि कब हुई है? 2014-2015 में। क्वेश्चन नंबर 89, 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में कितना है? तो 89 में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 73%। क्वेश्चन नंबर 90 में वर्ष 2014-15 और 2017-18 के कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात कितना था? तो ये हो जाएगा 5:2। फिर ये एक तालिका है, इसको बनाने के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में कंपनी टी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा 72,600। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है 92 में N=U द्वारा उत्पादित ब्रांड B के लकड़ी के बल्ले M=R तथा W द्वारा मिलकर उत्पादित कुल बल्ले N/M का मान लगभग क्या है? तो लगभग मान क्या आएगा? 0.061। P=6 द्वारा उत्पादित ब्रांड B के लकड़ी के बल्लों तथा W द्वारा उत्पादित ब्रांड A के लकड़ी के बल्लों का योग Q=Y द्वारा उत्पादित ब्रांड B के लकड़ी के बल्लों तथा ब्रांड A के लकड़ी के बल्लों का अंतर P-Q का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 93 में जो आपका सही आंसर आएगा वह मान क्या होगा? 93 में होगा सी। ठीक है, 97, 94, सभी 6 कंपनियों को मिलाकर ब्रांड ए के कितने लकड़ी के बल्ले बनाए गए हैं? तो सबका मिला करके ए के बल्ले बताने हैं कि ए ब्रांड के कितने बल्ले बने हैं, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। 95, X=V U तथा ट्यू द्वारा उत्पादित प्लास्टिक के बल्लों का औसत Y=V द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले X-Y का मान कितना होगा? तो 95 में क्या हो जाएगा आपका? सी। फिर ये टेबल है, इस टेबल को बना के सवाल सॉल्व कर लेंगे। 96 वर्ष 1993 और 2016 में ए प्रकार के कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 2014 और 2015 में बी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत अधिक रहा? तो इसका आंसर होगा आपका डी 31.9। वर्षों की संख्या जिसमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है, निम्न है। तो 97 में जो होगा वह होगा ए। 98, यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का त्रिज्य खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना होगा?
तो 98 में होगा हमारा 84 डिग्री। 99, वर्ष 2014 में ए और 2013 में सी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का वर्ष 2016 में बी और 2015 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है? 99 में होगा ए 12:13। और क्वेश्चन नंबर 100, वर्ष 2013 में सभी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन है कितना है? तो ये है 37,000। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।